सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल काल के अंतर्गत औरंगजेब को पढ़ा और हमने देखा कि औरंगजेब का जो शासनकाल था वो लगभग 1658 ईस्वी से और 1707 ईस्वी तक चला। तो इस दौरान दोस्तों दक्षिण भारत में ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र शासकों का उदय हुआ, जिसमें से एक था मराठा साम्राज्य। ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़ा हुआ है और परीक्षा के अंतर्गत शिवाजी से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेकर आया हूं, तो जिसका नाम है मराठा साम्राज्य या फिर मराठों का उत्कर्ष। और इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे शिवाजी को। तो दोस्तों, शिवाजी जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं कि हिंदूवादी सम्राट था और ये भी कहा जा सकता है कि हिंदू साम्राज्य का देखा जाए तो अंतिम शासक भी रहा है। ठीक है। उसके बाद जो भी शासक हुए वो उतने प्रभावशाली नहीं हो पाए, तो इसलिए शिवाजी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि जो शिवाजी थे उन्होंने एक स्वतंत्र शासन की परंपरा स्टार्ट करी दक्षिण में। ठीक है। तो आइए जानते हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ। जो मराठा शक्ति का जो उदय हुआ था वो हुआ था 17वीं शताब्दी में। दोस्तों, यहाँ पर कई दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि जो शताब्दी आती है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, 21वीं शताब्दी, यानी कि जो सन चल रहा होता है उसके एक आगे वाली शताब्दी होती है। तो ये बात हमें क्लियर रखना है। जैसे 1900 चल रहा था तो हम उसको 20वीं शताब्दी कहते थे, और 2000 यानी कि 2000 चल रहा है तो हम इसको क्या कह रहे हैं, 21वीं शताब्दी। इसी प्रकार से 1600 ईस्वी की जो बातें थी वो थी 17वीं शताब्दी की। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि पहले स्टार्टिंग में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। ठीक है। और जो मराठा शक्ति का उदय हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, वो शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। क्योंकि इधर से आप कह सकते हैं कि मुगलों के द्वारा दक्षिण भारत पर लगातार आक्रमण किए जा रहे थे और हिंदुओं का और भारतीयों का जगह जगह प्रतिशोध किया जा रहा था। ठीक है। तो इसलिए मराठा एक शक्ति बनकर उभरी और जिसने यहाँ पर एक हिंदू शासन की स्थापना करी। तो शिवाजी का जो जन्म था दोस्तों वो 1627 ईस्वी में पूना के सिवनेर किले में हुआ था। कहां पर हुआ था? पूना महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। पूना के सिवनेर किले में हुआ था शिवाजी का जन्म। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात थी कि ये बहुत बार पूछा जाता है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए शाहजी भोसले, और माता का नाम जीजाबाई। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था माता जीजाबाई का अपने पुत्र शिवाजी के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है कि शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी थे और जीजाबाई शिवाजी की माता थी। ठीक है। शिवाजी के दादा कोणदेव थे जो शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है। ठीक है। दादा कोणदेव, शिवाजी के दादाजी का नाम था कोणदेव, जो कि उनके क्या थे, राजनीतिक गुरु भी थे और उनके संरक्षक और ये कह सकते हैं शिक्षक भी थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, तो आप कहेंगे कोणदेव। ठीक है। और यहीं पर एक बात और आ जाती है, इसलिए इस चीज को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि शिवाजी एक आध्यात्मिक प्राणी भी थे और उनको अध्यात्म से बहुत ज्यादा लगाव था, तो उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु भी बनाया था अपना। तो जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे वो थे समर्थ रामदास। तो ये प्रश्न यहाँ पर बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर पूछा जाता है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपको कहना है कोणदेव, जो कि उनके दादा भी थे राजनीतिक गुरु। ठीक है। और ये कहा जाता है कि अगर उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो गुरु समर्थ रामदास। नाम भी आ रहा है राम। ठीक है ना। तो यानी कि राम जो होंगे वो अध्यात्म से जुड़े होंगे। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि रामदास कौन थे, उनके आध्यात्मिक गुरु थे, और कोणदेव उनके राजनीतिक गुरु थे। क्लियर दोस्तों। शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में सालबाई
निम्बालकर से हुआ था। तो शिवाजी की पत्नी का नाम क्या था? सालबाई निम्बालकर। कई प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, विशेषकर एसएससी की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि सालबाई निम्बालकर कौन थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी की पत्नी थी, जिनको कि 1640 ईस्वी में शिवाजी की जिनकी के साथ शादी हुई थी, लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है ना? शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर जागीर दे दिया। उसके बाद बीजापुर में नौकरी करने शाहजी भोसले जो थे वो शिवाजी के पिताजी थे। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बहुत ही विलक्षण प्रतिभावान और साहसी है, तो उन्होंने पूना की जागीर किसे दे दी? शिवाजी को दे दी, और अपना खुद बीजापुर, बीजापुर जो कि कर्नाटक में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, तो वहां चले गए, बीजापुर में नौकरी करने के लिए चले गए। शिवाजी ने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया। ठीक है, तो जो शिवाजी की जो प्रारंभिक जो कार्यस्थली थी वो थी आपका मालवा। ये आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर से इन्होंने अपनी कार्य करने की शैली को प्रारंभ किया था। तो दोस्तों इस पेज में आपको इतना जानकारी ले लेनी है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो आप कहेंगे 1627 ईस्वी में। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, शिवाजी की राजनीतिक गुरु कोणदेव जो कि उनके दादाजी भी थे, शिवाजी की आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास जी थे। ठीक है ना? और शिवाजी ने कहाँ से अपना कार्य करना प्रारंभ किया? मालवा प्रदेश से कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अपना अधिकार किया। क्योंकि विलक्षण प्रतिभावान थे, शिवाजी ने क्या किया कि जो मतलब जो उनका क्षेत्र था, पूना वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, तो वहां से क्या किया, योग्य, ताकतवर और बुद्धिमान मनुष्य, मतलब अपने युवा साथियों को उन्होंने इकट्ठा किया, और वो क्या करने लगे, जगह जगह वहां पर किले हुआ करते थे, उन किलों को जीतना शुरू किया या उन पर अधिकार करना शुरू किया। तो सबसे पहले 1643 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर क्या किया था? अधिकार किया था। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसमें इनको जीत मिली थी, उसके बाद उन्होंने 1646 में एक लूट और करी, जो कि बीजापुर के तोरण किला, एक किला है वहां पर, तोरण की पहाड़ियां हैं, वहीं पर पहाड़ियों पर बसा हुआ है यह किला। तोरण के किले पर इन्होंने अधिकार किया 1646 ईस्वी में। ठीक है, और तोरण किले से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर एक स्थान है जहां पर उन्होंने एक नया किला बनाया रायगढ़ के नाम से। तो रायगढ़ किला जो कि अभी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो रायगढ़ का किला इन्होंने बनाया था 1646 ईस्वी में, और इसी रायगढ़ को अब ये क्या बनाएंगे, बाद में अपनी राजधानी भी बनाएंगे। ठीक है, तो 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारमाती, सूपा, तिकोना और लोहगढ़ आदि किलों को जीत लिया था। बहुत सारे किले इन्होंने 1656 ईस्वी तक जीत लिए थे, और 1656 ईस्वी में इन्होंने बनाया था आपका रायगढ़ का जो किला था, तो रायगढ़ को इन्होंने क्या बना दिया, अपनी राजधानी। ठीक है ना? बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। अब बहुत वहां के जो क्षेत्रीय राजा थे, वो लोग बहुत परेशान हो गए शिवाजी से, क्योंकि शिवाजी एक के बाद एक किले जीतता जा रहा था। ठीक है, और इधर आगरा में ये कह सकते हैं आपकी मुगल सेना भी क्या हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। तो इधर से मुगलों ने शिवाजी को घेरने का प्रयास किया, और उधर से बीजापुर के जो सुल्तान थे अली आदिल शाह ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को, जो उनके सेनापति थे अफजल खां को, शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा, यानी कि शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। अफजल खां जानता था कि शिवाजी के साथ युद्ध नहीं जीता जा सकता, क्योंकि जो शिवाजी का जो क्षेत्र था वो बहुत अच्छी पहाड़ियों के बीच में था, और वहां से बचना किसी भी दुश्मन को बहुत आसान नहीं था। तो 1659 में अफजल खान जब शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए जाता है, तो शिवाजी उसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1663 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा भी शाइस्ता खान जो थे औरंगजेब के मामा थे, शाइस्ता खां के साथ एक सेना की टुकड़ी को भेजते हैं शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो शाइस्ता खां को भगा देते हैं। ठीक है ना? शिवाजी क्या करते हैं, शाइस्ता खां को रात की अंधेरी में शाइस्ता खां आक्रमण करता है शिवाजी के ऊपर 1663 ईस्वी में, लेकिन शाइस्ता खां बाल बाल बचते हुए भाग जाता है वहां से। ठीक है, तो
इससे क्या हो जाता है कि शिवाजी ने पहली बार जब शाइस्ता खां को हराकर भगा दिया था, तो शिवाजी का मनोबल और ऊँचा बढ़ जाता है कि उसने मुगलों को भी करारी टक्कर दी है। ठीक है? और उसने 1664 ईस्वी में सूरत में लूट मार दी। सूरत जो कि गुजरात में है, ठीक है? और सूरत क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से वहाँ पर एक बंदरगाह भी है, तो सूरत के बंदरगाह पर उन्होंने लूट मार दी और बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। ठीक है? तो ये प्रश्न में पूछा जाता है दोस्तों कि सूरत पर लूट कब डाली थी शिवाजी जी ने? तो आप कहेंगे 1664 ईस्वी में। ठीक है? उसके बाद 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए मजबूर किया। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, 1664 ईस्वी में शाइस्ता खां को जब भगा देता है तो शिवाजी भगाते हैं तो औरंगजेब यहाँ आगरा में बैठ कर के बड़े दुखी हो जाते हैं। तो साथ ही साथ वो शाइस्ता खां को बंगाल की तरफ को भेज देते हैं और इधर आमेर के राजा जो थे राजा जयसिंह, ठीक है, राजा जयसिंह को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहते हैं और शिवाजी को रोकने के लिए कहते हैं। तो 1665 ईस्वी में जो राजा जयसिंह होते हैं वो बाजीपुर के सहयोग से शिवाजी के बहुत सारे किलों को जीतते हुए पुरंदर के किले तक पहुंचते हैं, जहां पर शिवाजी को लगता है कि वास्तव में यहाँ पर अब बचाना मुश्किल हो गया है। तो शिवाजी क्या करते हैं, संधि के लिए संधि का प्रस्ताव भेजते हैं और राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होती है, जिसमें शिवाजी को क्या करना होता है दोस्तों, अपने बहुत सारे किले लगभग 23 किले 23 किले मुगल सेना को देना पड़ता है और साथ ही साथ सालाना कर के रूप में भी उनको हूण यानी कि जो उस समय की यहाँ की करेंसी थी वो देनी पड़ती है। ठीक है? तो यहाँ पर प्रश्न एक ही आता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो आप कहेंगे एक अंग्रेजों वाली भी आएगी अभी आगे, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो आप कहेंगे पुरंदर की संधि। और कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है? और राजा जयसिंह किसकी तरफ से आए थे? तो औरंगजेब की तरफ से आए थे। ठीक है? तो उसके बाद जब संधि हो जाती है तो एक दोस्ती टाइप की इनके बीच में हो जाती है। तो औरंगजेब शिवाजी को आगरा बुलाता है। तो शिवाजी क्या कहते हैं कि अगर पूरा सम्मान और अगर पूरी सैन्य मतलब सैन्य सहायता दी जाएगी तो मैं आपके दरबार में आ जाऊंगा। तो जैसे शिवाजी वहां पहुंचते हैं अपने पुत्र संभाजी के साथ और 400 सैनिकों के साथ भी जाते हैं, तो क्या करते हैं, शिवाजी को वो उचित सम्मान नहीं देता है औरंगजेब और वहीं भरी सभा में शिवाजी उसको विश्वासघाती के नाम से पुकारता है। ठीक है? जिससे कि औरंगजेब क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और वो शिवाजी और उसके पुत्र को आगरा भवन जो कि कहाँ है, सॉरी आगरा भवन नहीं, जयपुर भवन। जयपुर भवन जयपुर में नहीं है बल्कि आगरा में है। ठीक है ना दोस्तों? तो जयपुर भवन में क्या कर देता है औरंगजेब, शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को नजरबंद कर देते हैं। लेकिन शिवाजी वहां से 2 या 3 महीने के अंदर ही भाग जाते हैं। ठीक है? और 1666 ईस्वी में ही सितंबर के महीने में लगभग अपने रायगढ़ पहुंच जाते हैं। ठीक है? उसके बाद शिवाजी से माफी मांगते हैं औरंगजेब और राजा की उपाधि देते हैं। ठीक है? कि उनके द्वारा गलत कर दिया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि शिवाजी की चालाकी और निपुणता से प्रभावित था औरंगजेब, ताकि तभी तो उन्होंने शिवाजी को किसकी उपाधि दी थी, राजा की। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आप कहेंगे औरंगजेब ने दी थी। तो ये प्रश्न लगातार बन रहे हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी और नजरबंद 1666 ईस्वी में किया गया शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा। ठीक है दोस्तों? उसके बाद 1674 ईस्वी में, थोड़ा सा 1674 से पहले की थोड़ा कहानी और बता देता हूं मैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 1666 के बाद जब भागते हैं शिवाजी वहां से, तो उसके बाद 2-3 साल वो अपनी क्या करते हैं, सैन्य शक्तियों को मजबूत करते हैं। ठीक है? और 1669 ईस्वी को फिर से सूरत को लूटते हैं। ठीक है? तो जिस और पुरंदर की संधि को भी भंग कर देते हैं। ठीक है? तो काफी सैन्य शक्ति बढ़ जाती है शिवाजी की। और इसी दौरान 1674 ईस्वी में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है? तो राज्याभिषेक बहुत लेट में कराते हैं शिवाजी अपना, 1674 ईस्वी में कराया जाता है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1674 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। और किसने किया था? तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री विश्वेश्वर
गंगा भट्ट द्वारा। गंगा भट्ट, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक था वो किसने करवाया था, किस पंडित ने कराया था, तो आप गंगा भट्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। विश्वेश्वर गंगा भट्ट द्वारा कराया गया था, ठीक है। और उसके बाद उनको 3 उपाधियां दी गई थी छत्रपति की, हैंदव धर्मोद्धारक यानी कि हिंदुओं के धर्म का उद्धारक, ठीक है, और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि भी शिवाजी की थी, हैंदव धर्मोद्धारक भी शिवाजी की उपाधि थी, और छत्रपति के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, ठीक है। शिवाजी ने मराठी भाषा को दरबारी भाषा बनाया, ठीक है। तो इससे पहले अरबी फारसी ही भाषाएं चल रही थी हिंदुस्तान में, तो आप ये कह सकते हैं कि शिवाजी ने पहली बार मराठी भाषा को अपनी क्या बनाई थी, दरबारी भाषा बनाई थी। उसके बाद 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। जदुनाथ सरकार, जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, तो जदुनाथ सरकार ने लिखा है, मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माता किसने कहा है, तो आप कहेंगे जदुनाथ सरकार ने। जदुनाथ सरकार, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो अगली चीज आती है, तो इस प्रकार से शिवाजी का अंत हो जाता है। अब जो शिवाजी का जो प्रशासन होता है, यहाँ पर से भी एक प्रश्न आता है दोस्तों कि जो शिवाजी का प्रशासन था उसकी मुख्य विशेषता क्या थी, तो उनके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी अष्टप्रधान, यानी कि उनके 8 मंत्री थे, ठीक है, और वो उन्हीं से सलाह मशवरा करके प्रशासन को चलाते थे। तो देखते हैं दोस्तों उनका जो प्रशासन जो था वो उसमें क्या था, ठीक है। तो उनके नाम क्या क्या थे, कई बार यहाँ पर से प्रश्न होता है, इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों आप इसका। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर भी, पेशवा उनका एक प्रधान था, पेशवा यानी कि पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था, पेशवा प्रधानमंत्री को, अमात्य वित्त मंत्री को। एक था सुरुनवीस, सुरुनवीस या फिर सुमंत। तो सुमंत तो जो वही होते हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र डाक पहुंचाते हैं, यानी कि विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री को सुरुनवीस या फिर सुमंत कहा जाता था। उसके बाद एक पद था चिटसिन। चिटसिन जो सामान्य पत्र व्यवहार करते थे, राज्य के अंदर ही सामान्य पोस्टमैन का काम जो करते थे, तो सामान्य पत्र व्यवहार का जो काम करते थे उनको शिवाजी के अष्टप्रधान में चिटनिस कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद था दोस्तों एक वाक्यानुवीस। वाक्यानुवीस गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी के प्रशासन में गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे वाक्यानुवीस कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद सर ए नौबत एक पद था जो कि सेनापति का पद था। तो सेनापति यानी कि जो सेना से संबंधित जानकारियां रखता था। उसके बाद एक पंडित राव का पद था जो कि धर्म एवं दान के मामलों में प्रधान थे, और एक न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2-3 चीजें कन्फर्म पूछी जाती हैं कि जैसे पेशवा का क्या पद था, यानी कि प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, सुरुनवीस विदेश मंत्री, इसी प्रकार से चिटनिस, वाक्यानुवीस, सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और ताकि आपको याद करने में और भी आसानी हो सके। उसके बाद दोस्तों अर्थव्यवस्था और लगान व्यवस्था की बात करते हैं शिवाजी की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 करों के बारे में आप जान पाओगे, चौथ और सदेशमुखी। तो उससे पहले भू राजस्व के लिए पूरे राज्य को 16 इकाइयों में बांटा गया था, 16 इकाइयां थी, और शिवाजी ने पैदावार का 33% लगान के रूप में प्राप्त किया था। लगान लेते थे वो, ठीक है ना। तो जो लगान थी वो 33% लिया जाता था। बाद में अन्य करों को खत्म करके ये 40% तक भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद शिवाजी की आय का मुख्य साधन चौथ था। चौथ एक प्रकार का कर था, ठीक है दोस्तों। और यह किनसे वसूला जाता था, मराठा सरदारों से वसूला जाता था जो शिवाजी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन नहीं थे, यानी कि जो एक स्वायत्त वाले थे, यानी कि जो अपने बिजनेसमैन टाइप के आप कह सकते हैं सिंपल से, ठीक है ना। तो जो बिजनेसमैन थे, तो उन सरदारों से क्या किया जाता था, एक कर वसूला जाता था, जो कि सालाना उनकी आय का 1/4 भाग होता था, यानी कि 100 रुपए कमा रहे तो 25 रुपए उनको साल का राजा को देना होता था। दूसरा था आय का दूसरा साधन सरदेशमुखी था। यह राज्यों की आय का 1/10वां भाग होता था। जो भी उपज होती थी या फिर ये भी सालाना लिया जाता था, ठीक है। और जो भी आय होती थी उसका 1/10वां भाग क्या देना होता था, राज्य को
देना होता था। तो चौथ और सरदेशमुखी 2 प्रकार के कर किस राजा के शासनकाल में थे? तो आप कहेंगे शिवाजी के शासनकाल में थे। ठीक है? उसके बाद शिवाजी ने नियमित घुड़सवार सैनिकों को पागा और या फिर बरगीर। तो पागा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी की सेना में जो नियमित घुड़सवार थे, उन घुड़सवार सैनिकों को क्या कहा जाता था? पागा के नाम से। और जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, उनको सिलहदार कहा जाता था। तो दोस्तों सिलहदार और पागा ये क्या थे? ये उनके सैनिक थे, स्थायी और अस्थायी। तो इस प्रकार से देखा दोस्तों हमने कि शिवाजी ने किस प्रकार से एक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ शासन किया महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। इस वीडियो को आप एक बार जरूर और देखिएगा। ठीक है, और जिन जिन में मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अगर आप अपने माइंड में रख लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं दोस्तों, और आपको परीक्षाओं में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, कर देना। इसी आशा के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।